नमस्कार विद्यार्थियों। अपन आकृतिमूलक वर्गीकरण, भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण देख रहे थे। तो भाषाओं का जो आकृतिमूलक वर्गीकरण है वो दो प्रकार का है, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक अपन देख चुके थे और योगात्मक देख रहे थे। तो योगात्मक भाषाओं के भी तीन और वर्ग हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अपन अश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट को देख चुके हैं। आज अपन श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं को देखेंगे। श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं भी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के भेद से दो प्रकार के वर्ग हैं, और ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी यह पुनः इनके दो उपवर्ग किए जाते हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो अपन आज श्लिष्ट भाषाओं को देख रहे हैं कि ये किसे कहते हैं और उनके जो उपवर्ग है उसकी क्या विवेचना है। श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व को जोड़ने के कारण अर्थ तत्व वाले भाग में भी कुछ विकार पैदा हो जाता है, परंतु संबंध तत्व की रचना अलग ही मालूम पड़ती है। रूप विकृत हो जाने पर भी संबंध तत्व छिपा नहीं रहता। जैसे अरबी में कत्ल, मारना, धातु से कत्ल, कातिल, कित्ल और यकतुल आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में वेद, नीति, इतिहास तथा भूगोल से वेद से वैदिक, नीति से नैतिक, इतिहास से ऐतिहासिक और भूगोल से भौगोलिक आदि शब्द बनते हैं। संस्कृत के इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अंत में यहाँ पर इक लगा हुआ है और साथ में ही प्रारंभ में वेद में वई, वे को वई, नी को नई, ई को ऐ और भू को भऊ हो गया है। तो इस वर्ग की भाषाएं संसार में सबसे अधिक उन्नत है। हामी, सामी और भारोपीय परिवार इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के भी दो उपवर्ग किए जाते हैं, पहला अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। यद्यपि ये विभाजन बहुत समीचीन तो नहीं है और न ही पूर्णतया लागू होता है, किंतु आंशिक रूप से इसकी सत्यता अस्वीकार नहीं की जा सकती। यहाँ हम दोनों को अलग अलग विवेचन कर रहे हैं, अंतर्मुखी, श्लिष्ट। इस वर्ग की भाषाओं में जोड़े हुए भाग मूल के बीच में अर्थात अर्थ तत्व के बीच में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। सेमेटिक और हेमेटिक कुल की भाषाएं इसी वर्ग की है। अरबी भाषा इसके उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं। अरबी भाषा में धातु प्रायः 3 व्यंजनों की होती है और संबंध तत्व प्रधानतया स्वर होते हैं जो व्यंजनों के साथ घुल मिल जाते हैं। आशय स्पष्ट करने के लिए जैसे हम धातु लेते हैं, अरबी भाषा की एक धातु है कतब, जिसका अर्थ होता है लिखना। तो इस कतब धातु से स्वरों को जोड़ने पर निम्न शब्द बन जाते हैं, जैसे कातिब, लिखने वाला, किताब, जो लिखा या लिखी गई, कुतुब, बहुत सी किताबें। तो यहाँ पर क, त, ब ये 3 व्यंजन हैं, पर बीच बीच में विभिन्न स्वरों के आ जाने से इनका अर्थ भी बदलता गया। इस अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक के भी 2 भेद होते हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक में अरबी आदि सेमेटिक भाषाओं का पुराना रूप संयोगात्मक था। शब्दों में अलग से सहायक संबंध तत्व लगाने की आवश्यकता नहीं थी। और वियोगात्मक, आज इन भाषाओं में शब्द साधारणतया बनते तो उसी प्रकार हैं, पर वाक्य की दृष्टि से वहाँ वियोगात्मकता आ गई है।
क्योंकि सहायक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। परवर्ती हिब्रू भाषा में यह बात विशेष रूप से दिखाई देती है। इस अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं का दूसरा जो उपवर्ग है वो है बहिर्मुखी श्लिष्ट। इस वर्ग की भाषाओं में जोड़े हुए भाग प्रधानतया मूल भाग अर्थात अर्थ तत्व के बाद आते हैं। जैसे संस्कृत में गम धातु से गच्छ, अंति, गच्छन्ति जाते हैं। भारोपीय परिवार की भाषाएं इसी विभाग में आती है। इसके भी पुनः दो भेद किए जाते हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक में भारोपीय परिवार की पुरानी भाषाएं जैसे ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अवेस्ता आदि संयोगात्मक थी। इनमें सहायक क्रिया तथा परसर्ग आदि की आवश्यकता न थी। शब्द में ही संबंध तत्व लगा रहता है। जैसे संस्कृत में स पठति, वह पढ़ता है। इस परिवार की लिथुआनियन भाषा तो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अधिक परिवर्तित न होने से आज भी संयोगात्मक ही है। वियोगात्मक भेद में भारोपीय परिवार की अधिक भाषाएं आधुनिक काल में वियोगात्मक हो गई है। बहुत पहले इनकी विभक्तियाँ धीरे धीरे घिसकर लुप्त प्राय हो गई, अतः अलग से शब्द लगाने की आवश्यकता पड़ने लगी और इस आवश्यकता के कारण परसर्ग तथा सहायक क्रिया के रूप में शब्द रखे जाने लगे। हमने ऊपर देखा था कि संस्कृत भाषा का सह पठति संयोगात्मक उदाहरण है। शब्द है वहाँ पठति में ही था, किंतु अब उसे अलग से पढ़ता है लगाने की आवश्यकता पड़ गई है। परसर्ग या कारक चिन्हों के विषय में भी यही बात है। अंग्रेजी, हिंदी, बंगला आदि वियोगात्मक भाषाएं हैं। कुछ लोगों का कथन है कि आधुनिक भारोपीय वियोगात्मक भाषाएं पुनः संयोगावस्था की ओर जा रही है और संभव है कि वो अपना वृत्त पूरा कर ले और पुनः पूर्ण संयोगात्मक हो जाए। तो इस प्रकार अपन ने आकृति मूलक भाषाओं के वर्गीकरण को देखा और उसके साथ ही उनके उपवर्गों और उनके भी भेदों उपभेदों को समझा था। स्थान स्थान पर विभिन्न भाषाओं के उदाहरण भी हमने देखे। उदाहरणों का यह आशय नहीं समझना चाहिए कि जिस भाषा में से ये लिए गए हैं वो भाषा पूर्ण रूपेण उसी विशेष वर्ग, उपवर्ग या उसके भेद विभेद से संबद्ध है। कोई भी भाषा पूर्ण रूपेण अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, अयोगात्मक या योगात्मक आदि नहीं हो सकती, नहीं कही जा सकती। किसी वर्ग या उपवर्ग के लक्षण किसी भाषा में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में मिलने पर प्रायः वह भाषा उस वर्ग या उपवर्ग आदि की मान ली जाती है। धन्यवाद। आज का अपना यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है और हमने अभी तक भाषाओं का जो वर्गीकरण किया था दो प्रकार का, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। तो ये आकृति मूलक वर्गीकरण का विवेचन अब हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।